विश्व बैंक के संस्था जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, जो वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है, जो वर्ल्ड बैंक के तहत जो दुनिया भर में काम किए जाते हैं उनकी स्वच्छता, उनकी मानक और उनमें जो खर्च और व्यय होता है उसका अध्ययन करते हैं। और उस प्रतिवेदन ने ये बताया है कि भारत में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सड़क पथ निर्माण के कार्य हैं उसमें बड़े मात्रा में करप्शन है, और कॉन्ट्रैक्टर्स की करप्शन, जो संवेदक हैं उनके करप्शन के बारे में उन्होंने चर्चा की है। और उसमें जाली इनवॉइसेस, जो पैसे दिए जाते हैं सड़क निर्माण के लिए, उसका उपयोग दूसरे प्रोजेक्टों में किया जा रहा है। स्वतंत्र तौर पर अधिकारियों को घूस दिया जा रहा है, अधिकारियों को तोहफा और बड़े होटलों में ठहराया जा रहा है, और यहां तक कि जो बड़े ट्रक्स इत्यादि, जो रोलर्स, रोड रोलर्स इत्यादि जो खरीदे जाते हैं उस पैसे के तहत सड़क निर्माण के लिए, उसका उपयोग दूसरे और तीसरे प्रोजेक्ट्स में किया जा रहा है। ये अपने आप में एक सनसनीखेज खुलासा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस विषय को हमेशा उठाती रही है कि आज जो लक्ष्य था इस देश में राष्ट्रीय उच्च पथ के निर्माण का, सरकार ने सदैव ये घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 20 किलोमीटर प्रतिदिन है, और भारत में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो मात्र 4 से 5 किलोमीटर प्रतिदिन हो रहा है। भारत सरकार अपने लक्ष्य से 83 से 85% पीछे है। जो विश्व बैंक का खुलासा है और जो इस देश में सड़कों के हालात हैं और सड़कों के निर्माण की प्रगति है, विशेष करके राष्ट्रीय उच्च पथों की, ये दोनों बातें एक दूसरे के पूरक के रूप में उभर के आ रहे हैं और सत्यापित कर रहे हैं कि इस देश में सड़क निर्माण में, विशेष करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी में, बड़े पैमाने पर संवेदकों के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बड़े पैमाने पर लूटपाट मचा हुआ है। ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं है, देश के आर्थिक नींव को कमजोर करने का एक बड़ा साजिश है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बयान पर, जो विश्व बैंक का जो प्रतिवेदन आया है, जो वित्त मंत्रालय ने ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को भेजा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसका पूरा खुलासा होना चाहिए कि राष्ट्रीय उच्च पथों के निर्माण में किस हद तक ये घोटाला है। और हमें लगता है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला फिर इस देश के सामने उसका तस्वीर उभर के आ रहा है। हम सब स्वागत करते हैं दुनिया भर में वो ताकत जो आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, और फिर से एक बार हफीज़ मोहम्मद सईद के खिलाफ अमेरिका ने लगभग $10 मिलियन यानी कि लगभग 50 करोड़ रुपए की राशि, उसकी गिरफ्तारी और उसे न्यायिक हिरासत में लिए जाने के लिए घोषणा की है। उसके साथ काम करने वाले उनके डिप्टी के खिलाफ भी इनाम घोषित किया गया है। भारत सरकार ने स्वागत किया है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका स्वागत करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि दुनिया भर को इस बात का अनुमान ही नहीं, प्रमाण भी मिल गया है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा खतरा और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी यदि किसी देश में बस रहे हैं, उस देश का नाम पाकिस्तान है, जो भारत का पड़ोसी है। हफीज मोहम्मद सईद, जिसने 2008 में मुंबई के ताज होटल और मुंबई शहर में जो आतंक और आक्रमण किया था, जिसमें 186 लोग मारे गए थे, जिसमें 6 अमेरिकी भी शामिल थे, और उस पूरी योजना बनाने में उसका हाथ था, आज भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के सुरक्षा में है।
पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए एक खतरा के रूप में उभर के आ गया है, और विशेष करके उस पृष्ठभूमि में जब ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में वर्षों तक छिपे रहे थे, अमेरिका को कानो कान खबर ना मिला था। ओसामा बिन लादेन को भी पाकिस्तान में एक मिलिट्री कैंप के निकट पाया गया। हमें लगता है कि अब पूरी दुनिया को चेतना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से निपटा जाए, और पाकिस्तान किस प्रकार से सिर्फ भारत में ही आतंकवाद नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक सरगना के रूप में उभर के आया है। भारतीय जनता पार्टी इस इनाम का स्वागत करती है, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया से ये आग्रह करती है कि पाकिस्तान आज आतंकवाद का हब है, और उस आतंकवाद के हब को समाप्त करने के लिए पूरी दुनिया की ताकत को एक होना पड़ेगा। Well, the US government has announced a reward of $10 million on the arrest and trial of Mohammed Hafiz Saeed, who has been responsible for the attack in Mumbai in 2008. He was the chief architect of the plan for attacking Mumbai and killing 166 people, injuring many others, including 6 Americans. It's a welcome step. But the fact that he was the chief architect of the attack in Mumbai from Pakistan is a fact which should be kept in mind. Pakistan is the hotbed of terror across the world, not only for India. It's a matter of grave concern, especially in the backdrop when Osama bin Laden was tracked down in Pakistan within the premises very close to the military camp. It's a matter of great concern not only for India but for the whole world that Pakistan is the hotbed of terror not only for India but for the world itself. We welcome this step. The world must unite to see that terrorism and terrorists are flushed out from Pakistan. There should be a complete unanimity on that count. There is an organization which looks into the affairs of World Bank, which assesses the World Bank issues, and it's called the Institutional Integrity Unit of the World Bank. And it has come out with a report which says about the fraudulent and corrupt practices of the contractors associated with road construction, especially the National Highway Authority of India. And it said that the contractors, along with the officials of NHAI, issue fake invoices, indulge in diversion of funds to other projects other than those sanctioned for the roads. Bribes are a common phenomenon, feature of those activities. Gifts and hotel amounts are spent on individuals in NHAI, and there is a huge diversion of funds for heavy equipments which have been purchased by the National Highway Authority of India, and those are diverted to other projects. This vindicates the stand of the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party has been saying that we must find out why the target of 20 kilometers a day which was announced, and we barely reach 4 to 5 kilometers a day of the national highway projects. These two facts do establish that there is rampant corruption in the National Highway Authority projects across the country. And this is another scam which is emerging. It's a scam which may be going into lakhs of crores, because the National Highway Authority projects cross lakhs of crores. And the report of the Government of India says that the target falls short by 85% of the projected figures of the National Highway Authority of India. It's a matter of grave concern. A letter has been sent by the Ministry of Finance to the to the Road Transport Ministry. This matter should be investigated outright, and the facts should be brought to the people of this country
in the background in the charges leveled or the report submitted by the Institutional Integrity Unit of the World Bank. एक सवाल यूपी से है कि 2002 में एनडीए सरकार ने संविधान संशोधन करके SC/ST प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात कही थी, बाद में मायावती ने लागू किया, अब अखिलेश यादव ने फैसले को पलट दिया। तो क्या राजनीति है सवर्णों को लुभाने की है ये? इस पर अभी मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। मैं और कोई विषय हजारे ने कहा है कि गोल्ड से एक्साइज ड्यूटी हटा देनी चाहिए क्योंकि इससे बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, छोटे जो सराफा व्यापारी हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए, इस विषय पर मैं अधिक टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने भी ये मांग पहले दोहराई है। मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। एक सरकार से हज सब्सिडी को भी खत्म करने की बात कर रही है, अगर खत्म करती है तो हर एक हाजी पे करीब 5,000 का बोझ पड़ेगा। लगता है कि सर हज सब्सिडी को खत्म नहीं करना चाहिए? देखिए, ये सरकार जो हाल फिलहाल तक पिछले चुनावों में, अभी विधानसभा के चुनावों में जहां धर्म आधारित आरक्षण की बात कह रही थी, वहां उनके एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा ये बयान दिया जाना निश्चित रूप से शायद हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार इस पर विस्तृत तौर पर, जो SM कृष्णा साहब का बयान है कि इस देश में हज सब्सिडी समाप्त की जाए, भारतीय जनता पार्टी जानना चाहेगी सरकार की इस पर पूरी नीति क्या है और क्या सिर्फ एक बयान है या फिर सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई करना चाह रही है। हम निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार से ये जानना चाहेंगे। थोड़ी जी एक सवाल रामदेव के ऊपर है। रामदेव बाबा फिर से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, 3 जून से वो फिर अनशन कर रहे थे, और जो उनका मुख्य जो मेन मुद्दा है ब्लैक मनी के ऊपर, अब वो अन्ना हजारे को भी साथ दे चुके। सबसे बड़ी बात यह कि वाकई में वो ब्लैक मनी को लेकर संजीदा है या बस एक दिखावा कर रहे हैं या फिर कोई राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं? देखिए, इस देश में लोग बहुत परेशान हैं और हर लोग अपने अपने तरीके से इस देश में अपना गुस्सा इजहार कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने भी शुरू से एक अभियान चलाया है और उस अभियान में उन्होंने काले धन को इस देश में वापस लाने की बात कही है। और उसी अभियान के तहत जब वो रामलीला ग्राउंड में बैठे थे, वहाँ उनके हजारों अनुयायियों पर लाठी प्रहार किया गया, मध्य रात्रि में आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस लड़ाई को आज भी बाबा रामदेव चला रहे हैं। मुझे लगता है कि इस अभियान को बढ़ाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस देश में सरकार के तमाम नीतियों के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसलिए हमें किसी भी रूप में बाबा रामदेव के इस संघर्ष पर शंका नहीं खड़ा करना चाहिए और मुझे लगता है कि बाबा रामदेव भी इस देश के लोगों के गुस्से को इजहार कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इस देश के लोग उनके साथ हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। कोई राजनीतिक उद्देश्य? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य है। थोड़ी जी, गांधी जी के जो ब्लड स्टैंड थे उस जो घास पर गिरे थे, उस जगह की मिट्टी को, घास को नीलाम किया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि राष्ट्रीय धरोहर जहाँ गांधी जी की कई चीज़ों को बनाया गया है, अब सरकार को उस नीलामी को रुकवाना चाहिए या खुद उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए भाई, ये समाचार आया है कि जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खून जिस घास और जिस धरती पर गिरा था, उस धरती का और उस जगह के उस मिट्टी का नीलामी की जा रही है। ये विषय सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जो आज बहुत सारी संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही हैं, उनको मन बनाना चाहिए और महात्मा गांधी के स्मृति से जुड़ी तमाम स्मृतियों को किस प्रकार से भारत में सुरक्षित रखा जाए, भारत के साथ रखा जाए, हमारे देश के भीतर वैसे स्मृतियों को रखा जाए। सरकार को और सभी संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए। ये समाचार अपने आप में एक अजीब सा समाचार है। वैसे भी पहले भी हमने इस देश के बहुत महत्वपूर्ण लोगों के निजी अंग वस्त्र हो या फिर व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें हों, उसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कई बार उसकी नीलामी हुई है। कई बार इस देश के कई लोगों ने जाकर के उसे वापस लाने का प्रयास भी किया है, भारत सरकार ने भी किया है। हमें विश्वास है कि सरकार इस पर तीव्र कार्रवाई करेगी। Sir, is BJP seeking ADMK support for the coming presidential election? Well, it's too early to speak out anything about that. Because today Arun Jaitley met Jayalalitha in Chennai. Well, these are all courtesies which are extended in politics, and I do not think there is anything very
substantive about it, but Mr. Arun Jaitley is the leader of the opposition in the Rajya Sabha. I think he has every right to call on the Chief Minister of a state. I'm sure there's nothing, we should not read anything more than that. सर येदियुरप्पा ने पर भी जताई है कि पार्टी कोई सही फैसला करेगी, उनकी मांग पर विचार करेगी। देखिए, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं येदियुरप्पा साहब, और जो उनके खिलाफ लोकायुक्त के आरोप लगे थे उसे लगभग कोर्ट ने समाप्त कर दिया है। उसके बाद पार्टी में चर्चा है कि उस पर कोई उनकी ये इच्छा है कि फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, और इस पर चर्चा हो भी रही है, इसलिए इस पर अभी कोई अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सीपी जोशी, उन पे क्या कहेंगे? 15 दिन से ज़्यादा हो गया जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वो रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक वाले इनको भेजी थी, लेकिन इनका कहना है कि आज इसे 2 बार पूछा गया, दोनों बार ये कहें कि मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी नहीं, अभी देखेंगे, रिपोर्ट मंगाएंगे, उसके बाद जवाब देंगे। देखिए, सरकार के किसी भी मंत्रालय को आप देख लीजिए, आज आप रोड मंत्रालय की बात कर रहे हैं, आज प्रत्येक दिन आप रक्षा मंत्रालय की बात कर रहे हैं, उसके पहले टेलीकॉम मंत्रालय की बात कर रहे हैं, उसके पहले खेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं। आप किसी भी मंत्रालय को भारत सरकार के, मनमोहन सिंह जी की सरकार के, सोनिया जी की सरकार के, राहुल जी की सरकार की उठा लीजिए, ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक तौर से आज भारत सरकार के मंत्री सभी परेशान हैं कि आखिर एक आरोप हो तो हम उसका जवाब दे सके। जब इस देश में हर एक विभाग में ही आरोपों का भंडार जमा हो तो आखिर एक मंत्री क्या जवाब दे सकता है। बेहतर होगा कि केंद्र की सरकार और देश के प्रधानमंत्री ही इन सभी विषयों का उत्तर दे दें। Well, terror is unacceptable, and terror from Pakistan, Pakistan's heart and Pakistan's territory being used as an epicenter for terror across the world is unacceptable to India. The government of India maintains this position, Bharatiya Janata Party maintains this position, and we have to collectively see to assert that all terror is completely eliminated from Pakistan at any cost. Thank you. Thank you.